हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। लॉकडाउन पे आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आप को मोटिवेट रख रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का एकीकरण। भारत के एकीकरण को हम शुरू करेंगे कश्मीर के मुद्दे से, क्योंकि कुछ लोगों का तो अभी भी मानना है कि कश्मीर का मुद्दा जो बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था, आखिर कश्मीर का ये मुद्दा हो कैसे गया। इतना ही आसान था तो पहले क्यों नहीं हुआ। इन सारी चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या बात है कि हम फैक्ट पे बात करते नहीं हैं, रेंडमली बात करते हैं। ठीक है, यदि हम स्टार्टिंग से देखें 2019 में यह फैसला आया और 2019 को 2019 ना देखें, 1947 से लेकर देखें। 1947 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 49 में क्या हुआ, 54 में क्या हुआ, 56 में क्या हुआ, ठीक है, फिर 2019 में क्या हुआ। इस तरीके से हम फैक्ट वाइज देखेंगे कैसे धारा 370 आई, कैसे 35A आया और कैसे इसे हटाया गया। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। ये जो पिक्चर्स ली गई है ये उस टाइम की ली गई है, टाइम्स ऑफ इंडिया से ली गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद होने वाले थे। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये बता दूं, भारत और पाकिस्तान दोनों ही अलग अलग हो रहे थे। अंग्रेजों को ये सही लगा होगा, ये अपनी डिबेट की बात है, लेकिन मैं किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति पर दोष नहीं रखूंगा। मैं नहीं मानता कि नेहरू गलत आदमी थे, मैं नहीं मानता कि गांधी जी गलत आदमी थे। संक्रमण काल के लिए इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे तो एक ना एक गलती तो लाजमी है, और वो लाजमी है तो कश्मीर के मुद्दे पर उनसे गलती हो गई। यदि मैं सपोज करूं कि गांधी जी यदि उनकी जगह पर प्रधानमंत्री होते तो कुछ नया नहीं करते, उनसे भी यही होता। हाँ, मैं ये बात कहूं कि टैगोर होते तो 2 कदम पढ़कर कुछ और फैसला करके आते। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होता। अब इतना भी चेंजेस नहीं होता कि धरती आसमान एक हो जाते, ऐसा नहीं है। हाँ, स्लाइटली चेंज जरूर होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा। सभी लोग अच्छे थे, अपनी अपनी जगहों पर सही थे। क्या स्थिति रही होंगी, किस तरीके से फैसले किए गए, उन तक पर हम आज बात करेंगे। इंडिया आफ्टर पार्टीशन, जब भारत आजाद हो गया था उस समय का भारत है। आपको दिखाएगा जो पीले भाग में है वो सब क्या है, ब्रिटिश इंडिया है, और जो नीले भाग में है वो क्या है, रियासतें हैं। कहने का मतलब यह है कि उस समय जब भारत आजाद हो रहा था तो ब्रिटिश जो भाग है वो भारत में आ रहा था। रियासतें भारत में शामिल होंगी या नहीं होंगी वो उन पर डिपेंड था। टोटल मिला के 40% भाग ऐसा था जो रियासतों का था, वो भारत में शामिल होंगी या नहीं होंगी ये डिपेंड किस पे था, रियासतों पे था। क्यों, जैसे ही अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो उन्होंने रियासतों को पहले ही बोल दिया था कि आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो भारत को एक बनाने का जो जिम्मा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया उप प्रधानमंत्री, और रियासती मामलों का भी मंत्रालय उन्हीं को दिया गया। जो तस्वीर है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की। बीपी मेनन उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे। इस काम को इन दोनों ने ही संभाला था। जिस तरीके से मैं आपको बात करूं, जिस तरीके से इटली में गैरिबाल्डी और मैजिनी कर रहे थे, सेम उसी तरीके से इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। बीपी मेनन बहुत ही समझदार थे। इन दोनों की जोड़ी ने पूरे भारत को एक किया। आप करते क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे ऐसा काम कर दिया कि सारी रियासतों को एक साथ जोड़ दिया। वो क्या करते थे, एक हाथ में गाजर रखते थे, एक हाथ में डंडा रखते थे, जाते थे और गाजर खिलाते थे। गाजर खा के मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो डंडा दिखा दिया। तो ये करते थे। तो खास बात क्या है, मैं ये कहूं कि भारत का एकीकरण प्यार से हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ डराना भी पड़ा, कुछ धमकाना भी पड़ा। जैसे दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं। ये ऐड है, दाग अच्छे हैं, सेम इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि यदि दाग अच्छे हैं तो धमकियां भी अच्छी हैं।
तो आगे क्या हुआ देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन दोनों ने जाकर बोला कि जो चीजें आप लोगों ने अंग्रेजों को दी थी वही 3 चीजें हमें दे दो। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? डिफेंस मांग रहे हैं। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? संचार मांग रहे हैं। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? विदेश नीति। और अनुसांगिक, अनुसांगिक मतलब इन्हीं से मिला जुला वो सारी चीजें आप हमें दे दो, बाकी आप अपने अनुसार संभालो। ये तो सब बहलाने फुसलाने की बात थी। ये किसी तरीके से क्या करें, वो बले पत्र पर सिग्नेचर कर दें। पूरे भारत में वो घूमे और 3 जगहों पर मामला आके अटका। कहां कहां, जो आप लोगों को भी पता है, जम्मू एंड कश्मीर, फिर बात आती है जूनागढ़ की, फिर हैदराबाद की। ये तीनों को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों एक साथ लिंक्ड हैं। जिस समय में ये तीनों की प्रॉब्लम चल रही थी, एक दूसरे से इनकी कहानी जुड़ी हुई है। तो हम पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस और पुर्तगाल टेरिटरी की। भारत तो आजाद हो रहा था, और भारत आजाद तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत अंग्रेजों से आजाद हो रहा था। फ्रांस वाले तो नहीं जा रहे, पुर्तगाली तो नहीं जा रहे। फ्रांस के पास चंद्रनगर, यमन, माहे और पौंडीचेरी, और एक नाम और छूट गया, कराईकर। ये 5 टेरिटरी फ्रांस के पास थे। पुर्तगाल, दमन दीप, दादर नगर हवेली किसके पास थे? ये पुर्तगाली के पास थे। तो ये 2 लोग तो नहीं जा रहे थे। ये लोग कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? भारत का सपना था पूरा भारत, जितनी भी यहां पे टेरिटरी है वो सबकी सब कहां हो? एक ही भारत में है। ये सपना था, जिस सपने को साकार करने के लिए सरदार भाई पटेल बहुत जी जोन से कार्य कर रहे थे। अब हम यहां से मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले, अब फैक्ट को हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया का जो मैप है आप देखोगे तो, ठीक है, यहां पर जूनागढ़ है, ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, अब जूनागढ़ क्या चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं। यहां का जो राजा था उसका नाम था महावत खान। महावत खान मुस्लिम शासक था। वो क्या चाहता था कि पाकिस्तान में जाके शामिल हो जाऊं, क्योंकि जिन्ना चाहते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो वो चाह रहे थे कि जूनागढ़ हमारे पास शामिल हो जाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे हम कर लेंगे। अब ये देखिए, ये कितने मूर्ख था ये कि इनको ये नहीं पता कि जब कोई ट्रांसफर करना है, किसी चीज को मंगवाना है, वो कैसे मंगवाएगा? इंडिया के बीच में से होके जाएगा। चलो सोच लिया कि समुद्र के रास्ते आ जाए, ठीक है। लेकिन यहां की जो जनता थी उसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। जब जनता विद्रोह करती है तो राजा ने कुछ भी फैसला किया हो वो मान्य नहीं होता है। जो जनता बोलेगी अब वो होगा। तो जनता ने विद्रोह किया। मैंने लिखा हुआ भी है इसमें, देखिए कि कौन सी डेट को? 15 सितंबर 1947 को उसने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लिया। कब किया? 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी। किस दिन? 15 सितंबर 1947 को। इसका जो डॉक्यूमेंट है 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट है आई थिंक, और मैं इस पे डलवा भी दूंगा और मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा, ये डॉक्यूमेंट है जो महावत खान ने अपने सिग्नेचर किए हैं और जिन्ना ने सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, यहां से एक्सेशन कर दिया। लेकिन यहां की जनता ने क्या काम किया? विद्रोह कर दिया। मैंने अभी बताया आपको कि जब जनता विद्रोह करती है तो राजा ने कुछ भी फैसला किया हो वो मान्य नहीं होता। यहां के उस समय में दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि यहां की स्थिति बिगड़ रही है, आप आके कागजी कार्रवाई पूरी कर लो और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लो। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि यदि हम ऐसे लेते हैं तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जबरदस्ती ले लिया था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्लेबिसाइट कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। अब प्लेबिसाइट की जो बात थी वो इंडिया ने रखी थी। यहां पे क्या हुआ? जनवरी के महीने में 1948 में प्लेबिसाइट करवाया गया और 99% जूनागढ़ की जनता ने
भारत में विलय का समर्थन किया। मात्र 1% ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले। तो जनवरी 1948 में जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो इस तरीके से भारत का नक्शा नीचे, यहां पर कौन सी रियासत है? इस जगह पर है हैदराबाद की रियासत। अब हैदराबाद का जो नवाब है उसका नाम है निजाम। निजाम इनसे भी बड़ा महामूर्ख है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिलना, और पाकिस्तान दो जगह, एक यहां पे भी है और एक पूर्वी पाकिस्तान यहां पे भी है। क्यों? जो बंगाल है उस बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए थे, पूर्व का पाकिस्तान को दे दिया था और पश्चिम का इंडिया को दे दिया था। इसीलिए पश्चिम बंगाल को हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, लेकिन है नहीं वो पश्चिम में, लेकिन पश्चिम बंगाल बोलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन जो कि आप भारत के नक्शे में देखोगे तो वो इस जगह पर है और वो पश्चिम में थोड़ी है। इसीलिए क्यों? क्योंकि बंगाल का पश्चिमी भाग भारत में शामिल हुआ है, इसीलिए उसे पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। और पूर्वी भाग कहां था? पाकिस्तान में चला गया था, जो बाद में 71 में आप लोगों को मालूम है बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, तो निजाम क्या चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ मिल जाऊं। इस राजाशाही महामूर्ख है। जब ये इतने नजदीक था तो इसका काम नहीं चल पाया, तो इसका काम कैसे चलेगा? भारत में तो जरूर आना ही पड़ेगा। कोई भी सामान ले जाना है, कोई भी इनको आवाजाही करनी है, तो बिना भारत के थोड़ी ना कर सकते हैं ये। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस इतनी कॉमन भी नहीं होती कि हर किसी के पास हो। अब इन्होंने क्या काम किया? सरदार वल्लभ पटेल ने बात करी इनसे। इन्होंने क्या काम किया? 29 नवंबर को 1947 इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सिग्नेचर कर लिया। स्टैंड स्टिल सिग्नेचर एग्रीमेंट क्या होता है? एक साल तक, अगले एक साल तक ना तो आप कुछ करोगे, ना ही अगले एक साल तक हम कुछ करेंगे। जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति बनी रहने दीजिए। अब जो फैसले होते हैं किन फैक्ट पे होते हैं, वो इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यथार्थ को समझना बहुत जरूरी है। हम क्या काम करते हैं? किसी भी चीज को समझने के लिए शुद्ध आदर्शवादी हो जाते हैं, और शुद्ध आदर्शवादी होना बहुत गलत है। ठीक है, यथार्थ को भी समझना पड़ता है। जब तक आप यथार्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप एक्चुअल नहीं समझ पाएंगे क्यों ऐसा हुआ था। यथार्थ को जरूर समझिए। ठीक है, अभी तक हम क्या समझ पाए हैं? अभी तक समझ पाए हैं कि जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया है। ठीक है, और हैदराबाद ने क्या काम किया है? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया है। इसी दोनों के बीच में घटना घटित होती है जम्मू एंड कश्मीर की। अब जम्मू एंड कश्मीर की घटना कैसे घटित होती है? ये जून का मामला है। 4 दिन की यात्रा पर लॉर्ड माउंटबेटन जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर, और वहां के राजा हैं हरि सिंह। मैं आपको दिखाता हूं, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है और ये है राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों मित्र हैं। ठीक है, अब मित्र का मतलब ये नहीं कि कंचे खेलते थे, मतलब परिचित हैं, इसका मतलब ये है। अब वो मिलने पहुंचे राजा हरि सिंह से। उन्होंने ये बोला कि आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ। 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, आप डिसाइड कर लो। उन्होंने सजेशन भी दिया, यदि आप पाकिस्तान में जाके शामिल होगे तब भारत कोई स्टैंड नहीं लेगा, परंतु आप इंडिया में शामिल होते हो तो पाकिस्तान जरूर स्टैंड लेगा और लड़ाई भी कर लेगा। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज कर लिया जाएगा। आप बस अपनी राय बताइए कि आपको कहां जाना है। राजा संकोच में पड़ गया, राजा ने कोई फैसला नहीं किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन बोले कि मैं मॉर्निंग में दिल्ली को जब जाऊंगा तब आप मुझे बता देना, मैं सुबह मॉर्निंग में फिर आपके पास आऊंगा। तो एक बात बहुत प्रचलित है कि आप किसी भी बुक में पढ़ लीजिएगा, या एबीपी का एक शो आया है, ठीक है, उसमें भी ये बात कही गई है। मैंने कुछ तथ्य उससे भी लिए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि राजा को
जब कभी भी किसी से नहीं मिलना होता था तो वो क्या कहता था, अपने अधिकारी को लेटर लिखता था, बोलता था कि जाके उस व्यक्ति को दे दो कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन मिलने के लिए गए, अधिकारी ने एक लेटर लाके लिख के दिया कि भाई राजा के क्या है, पेट में दर्द है। और वही पेट का दर्द बाद में जाके सर का दर्द बना। लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली आ गए और उसके बाद 15 अगस्त हो गया, भारत आजाद हो गया और जम्मू एंड कश्मीर का मामला अटका रह गया। अब जिन्ना को तो यह लगता था कि जम्मू एंड कश्मीर की 70% से अधिक आबादी कौन सी है, मुस्लिम है। तो उन्हें हमेशा लगता था कि जो वहां के लोग हैं वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो वो पाकिस्तान का सपना देखने वालों ने हमेशा जम्मू एंड कश्मीर को सपने में भी अपने ही देश में समझा। तो वो हमेशा मानते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान का ही भाग है। अब उन्होंने सोचा कि यदि हम सैनिक एक्टिविटी करेंगे तो ये तो इंटरनेशनल मामला बन जाएगा। तो उन्होंने विचार किया कि हम सैनिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम क्या काम करते हैं, अपना ही कोई सैनिक दूसरे भेष में जम्मू एंड कश्मीर में भेज देते हैं। तो क्या डिसाइड किया, अकबर खान को उन्होंने अपने ही सेना से एक अधिकारी को ये जिम्मा सौंपा, उनका नाम था अकबर खान। अकबर खान ने ट्राइबल मुस्लिम की एक सेना बनाई जिसे आजाद कश्मीर सेना बोलते हैं। और उसने किस दिन 20/10/1947 को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए रवानगी भर दी। 10,000 से अधिक सैनिक थे जो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चले थे और कहां पहुंच गए, मुजफ्फराबाद। आप लोगों को बता दूं मुजफ्फराबाद कहां पर है, पीओके की राजधानी है इस समय में, आजाद कश्मीर की राजधानी। यानी कि हम लोग तो बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट जम्मू एंड कश्मीर का ये जो पार्ट है उसे पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं, आजाद कश्मीर। और आजाद कश्मीर की इस समय राजधानी कौन सी है, मुजफ्फराबाद। ये सेना यहां तक पहुंच गई। अब यहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, यह बात राजा को पता चली और उनके जो ब्रिगेडियर थे वो थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने यह बात बताई कि सरकार सैनिक श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो राजा बोले कि हमारी सैनिकों में इतना मादा है कि उनसे लड़ सकते हैं, जाके लड़ाई युद्ध करो। और राजेंद्र सिंह को एक बात सता रही थी, उनको पता था कि हमारी सेना के अंदर जो 60 से 70% जो सैनिक हैं वो क्या है, मुस्लिम है। तो राजा को उन्होंने ये दुविधा बताई कि हमारे जो सैनिक हैं वो मुस्लिम हैं, कहीं ऐसा ना हो वो प्रलोभन दे, बोले कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, आप लोगों को सुविधाएं देंगे, तो क्या होगा, आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाओ। तो राजा को ऐसा लगता नहीं था। राजा बोला कि मैं चलता हूं। राजेंद्र सिंह को विचार आया कि राजा साहब से ना हो पाएगा, रहने दो, छोड़ो इन्हें। तो उन्होंने बोला चलो हम देखते हैं, आप यहीं पे रहो, आप श्रीनगर में रहो, हम लोग देखते हैं। अब यह सेना उरी तक पहुंचने वाली है और मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है, उरी से कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब यहां से श्रीनगर के बीच, क्या बोल रहा हूं मैं, उरी से श्रीनगर के बीच एक पुल है, ठीक है। यहां पर जब सेना पहुंच गई है तो क्या हुआ, तो राजा को लगने लगा कि अब कुछ गड़बड़ है, अब हमारे हाथ से स्थिति निकल रही है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते जो स्थिति का वर्णन राजेंद्र सिंह ने किया था वो यहां पे घटित हो गई। जो 50-60% जो मुस्लिम लोग थे उनकी सेना में, वो कहां जाके शामिल हो गए, आजाद कश्मीर सेना में जाके शामिल हो गए। ये बात राजा को पता चली, राजा घबरा गया। राजा ने टेलीफोन किया भारत सरकार को और बोला कि आप आके मेरी हेल्प कीजिए। जब उन्होंने ये बोला तो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पीवी मेनन थे। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू अकेले होते तो जरूर मदद कर देते, लेकिन बीच में कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ मना कर दिया कि यह हमारे देश का मामला ही नहीं है, यह तो इंटरनेशनल मामला है। यदि आप युद्ध करते हो तो यह तो इंटरनेशनल युद्ध हो जाएगा। अभी अभी तो आप आजाद हुए हो और अभी अभी आप इंटरनेशनल युद्ध करने चले, जब तक प्लेबिसाइट नहीं होता तब तक आप मदद नहीं कर सकते। तो पीवी मेनन जम्मू कश्मीर में पहुंचे
श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में पहुंचने के बाद राजा से बात की कि बिना प्लेबिसाइड के काम नहीं होगा, आपको प्लेबिसाइड करना होगा। राजा अभी भी सोच रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। राजा ने अभी भी डिसीजन नहीं लिया। तो पीवी मेनन वहां से वापिस आए इंडिया, और यहां तक आने तक, यहां पे ये लोग पहुंचे थे, यहां तक जब पहुंचे थे वो 23 हो चुकी थी। क्या डेट हो चुकी थी? 23। और यहां से श्रीनगर पहुंचने पे सिर्फ कुछ ही घंटों का बाकी समय था। लेकिन राजेंद्र सिंह ने क्या किया? राजेंद्र सिंह ने यहां पर एक पुल तोड़ दिया। उरी और श्रीनगर के बीच में एक पुल था, उस पुल को ध्वस्त कर दिया। उस पुल के ध्वस्त करने में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जान चली गई। और यहां से यहां तक आने तक अब सेना को सोचना पड़ा कि कैसे जाए। तो यहां से यहां आने तक उनको लगभग 2 दिन लग गए। 25 तारीख को वो पहुंचे बारामूला। बारामूला की घटना सभी जगह पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। वो सेना इतनी बेहसी सेना थी, उन्होंने वहां पे इतनी जान मान का हानि की, इतने बलात्कार किए, सभी लोगों को मारा। बारामूला की पूरी जनसंख्या का सिर्फ 1/3 जनसंख्या बची। इतने बेहसी लोग थे। अब 26 की शाम होते होते सेना कहां पहुंच गई? श्रीनगर पहुंच गई। श्रीनगर के चारों ओर पूरी सेना पहुंच गई। इससे पहले सेना पहुंचती तो राजा को वहां से कहां भेज दिया गया? श्रीनगर से जम्मू भेज दिया गया। अब ये स्थिति को देखने के लिए पीवी मेनन वहां पे रुक गए थे। पीवी मेनन भी भागे। जब वहां सेना पहुंच गई तो पीवी मेनन ने क्या काम किया, और उनके साथ वहां के जो प्रधानमंत्री थे, मैंने इसे मेंशन भी किया होगा, ठीक है, मेहर चंद्र महाजन। मेहर चंद्र महाजन कहां के? हिमाचल प्रदेश के। आप हिमाचल प्रदेश शिमला में जाओगे तो उनकी बहुत बड़ी कोठी है, ठीक है। तो वहां उनके साथ कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे, और एक्सेशन का लेटर लेके, एक्सेशन का लेटर मैं आपको लोग दिखा दूं इसमें, ठीक है, ये रहा एक्सेशन का लेटर, ठीक है। इस लेटर को लेके कहां पहुंचे? जम्मू पहुंचे, राजा के पास। राजा से बोला कि अब कोई आपके पास रास्ता नहीं बचा हुआ है, ठीक है, आप एक काम करो, इस पे सिग्नेचर कर दो। बिना सिग्नेचर किए भारत आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। यहां पे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने यहां पे सिग्नेचर किए हुए हैं और राजा हरि सिंह ने यहां पे सिग्नेचर किए हुए हैं, ठीक है। आप देखोगे तो ये डेट पड़ी है 26 की, यानी 26 की रात को, 26 की रात को हरि सिंह ने सिग्नेचर किए हैं। इस लेटर को लेके पीवी मेनन कहां पे पहुंचे? भारत पहुंचे। जब भारत पहुंचे तो भारत में फिर से मीटिंग हुई। लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। पीवी मेनन ने वो लेटर दिखाया कि भाई उन्होंने साइन कर दिए हैं और अब मदद के लिए जाना है। एक वाकया और यहां पर सभी जगहों पर बताया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब राजा हरि सिंह ने इस पे 26 तारीख की रात को सिग्नेचर कर दिए थे तो अपने अधिकारी को अपनी गन दे के सोया था। बोला था यदि भारत के हेलीकॉप्टर सुबह ना आए तो मुझे उठने मत देना, मुझे गोली मार देना, मैं नहीं चाहता उठना। ये आप लोगों को सभी जगह बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। और कर्ण सिंह उनके पुत्र हैं, राजा हरि सिंह के, और उन्होंने भी ये बात बताई है, ठीक है। उनका भी आप सुनेंगे जो इंटरव्यूज हैं, उसमें ये बात उन्होंने बोली है कि मेरे फादर ने ये बोला था कि यदि सुबह मॉर्निंग में भारत से हेलीकॉप्टर ना आए तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। और जब यह घटना घटित हो रही थी तो एक व्यक्ति का नाम मैं बताना भूल गया, और उस व्यक्ति के बिना जम्मू एंड कश्मीर पूरा नहीं होता। उसमें बात है शेख अब्दुल्ला की। शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला की जो बनाई हुई विरासत है उसी की देन है कि दोनों के दोनों उनके पुत्र भी और पोता भी जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो विरासत बनाई थी वो उन्होंने बनाई थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला कोई अब्दुल्ला के बेटे नहीं थे। अब्दुल्ला का मतलब
कोई राजनीतिक फैमिली से नहीं थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमएससी की और उसके बाद से कहां गए, जम्मू एंड कश्मीर गए। जम्मू एंड कश्मीर में राजा कौन था, हिंदू, और हिंदू राजा था तो वो क्या काम करते थे, किसी भी मुस्लिम को बड़े पद पर नौकरी नहीं देते थे। इसलिए शेख अब्दुल्ला को बड़े पद पर नौकरी मिली नहीं, तो वो इस बात से चिढ़ गए। जब इस बात से चिढ़ गए तो उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। यहां पे भारत छोड़ो चल रहा था, वहां पे कश्मीर छोड़ो चल रहा था, और बोलने में इतने एक्सपर्ट थे कि पूरी वैली में उनकी बहुत बड़ी इस तरीके का वैल्यू बन गई, जिस तरीके की वैल्यू आज की सरकार की है कि भाई आज की सरकार सारे काम करा देती है। तो कुछ इसी तरीके की जो वैल्यू थी वो उस समय में वैली के अंदर किसकी थी, शेख अब्दुल्ला की थी। क्योंकि वो था ऐसा क्या, शेख अब्दुल्ला कभी भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। जिन्ना ने बहुत कोशिश की कि शेख अब्दुल्ला को बहला दिया जाए, फुसला दिया जाए, अपने यहां शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वो बोलता था हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम करके नहीं देखना है, हमें तो कश्मीरियत पर काम करना है। आप हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम ना कहिए, सारे लोग रहेंगे यहां पे, हमें काम करना है कश्मीरियत पे। और इस बात को लेके वो पॉपुलर हो गया, और पॉपुलर ऐसा हो गया कि सारी जनता उसके पीछे। क्योंकि अब एक फैक्ट यहां पे ये भी है कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू मित्र भी थे। अब ये मत कहिएगा कि मित्र थे तो फिर ले जा, फिर ले जा, ऐसा नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। मित्र थे क्यों, क्योंकि वो भी सोशल था, वो भी सेकुलर था, और यहां पे जवाहरलाल नेहरू भी सोशल थे और सेकुलर थे। दोनों सेमी तरीके से और सेमी तरीके से सोचते थे, इसीलिए दोनों की क्या हो गई, मित्रता हो गई। और राजा को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए राजा ने क्या काम किया था, उनको उस समय में 46 और 47 की बात है, उस समय जेल में बंद करवाया हुआ था। और जब प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जून में, तो उनको रिहा करवा दिया था। जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल ने यह बोला कि भाई हमें युद्ध करना चाहिए, तो फिर से लॉर्ड माउंटबेटन ने बीच में अड़ंगा डाल दिया। वो बोले कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, कहां से आप युद्ध करोगे, मेरा मानना है कि युद्ध ना करो। सरदार वल्लभ पटेल जो है भड़क गए, वो थोड़े गर्म मिजाज के थे। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से बोल दिया, उसने सिग्नेचर करके भेज दिए, आप कौन होते हो रोकने वाले, युद्ध करो, वो बर्बाद होने वाला देश, आप कह रहे हो कि रिसोर्सेज नहीं है, सोर्स नहीं है, आप बुलाओ अधिकारी को। उन्होंने जो है सेनापति को बुलाया, और सेनापति कौन था, वो भी अंग्रेज था। उन्होंने भी बात ये कही, वो बोले कि 4 दिन भूखे रह लेंगे, आप जाके युद्ध करो। अब जब सरदार भाई पटेल जो है गुस्से में आ गए, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला चलो ठीक है। करते 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 पूरी रात बीत गई। मॉर्निंग सुबह यानी कि 27 तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन ने सिग्नेचर किए। आप एक्सेशन के लेटर में देख सकते हैं, उन्होंने अपने ही हाथ से 27 डेट डाली है, यानी कि 26 को नहीं किए उन्होंने सिग्नेचर। यानी कि इतनी लंबी बहस चली होगी कि वो टाइम कहां पहुंच गया, सुबह मॉर्निंग हो गई। जैसे ही उन्होंने सिग्नेचर किए, वैसे ही भारत की तरफ से सेना चली गई कहां के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर में सेना की मदद और सेना का स्वागत शेख अब्दुल्ला ने किया। पूरी मदद भारतीय सेना की किसने करी, शेख अब्दुल्ला ने करी, और वहां पे युद्ध स्टार्ट हो गया। तो भारत से 27/10/1947 को सेना गई, कहां पर पहुंची, जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू एंड कश्मीर में जब पहुंची तो जिन्ना यहां से बौखला गया। जिन्ना ने अपने सेनाधिकारी को बुलाया। उस समय में उनके अधिकारी थे जनरल ग्रेसी। जनरल ग्रेसी ने उनका जो लिखित ऑर्डर था उसे खारिज कर दिया और बोला कि जब तक हमें अपने सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर नहीं आएगा हम इस बात को नहीं मानते। तो उनके जो सुप्रीम कमांडर थे ओकिनलेक थे, जो कि बड़ा पद किसका था, जिन्ना का था। ओकिनलेक का छोटा पद था। ओकिनलेक से बोला कि आप जाके युद्ध करिए, भारतीय सेना वहां पहुंच गई है। ओकिनलेक ने यह बोला कि हमें जो समाचार मिला है वो समाचार यह मिला है कि भारत में विलय हुआ है। राजा हरि सिंह ने एक्सेशन लेटर साइन किया है और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उस पर सिग्नेचर किए हैं।
और दूसरी तथ्य यह है, आप यथार्थ को समझिए, यदि हम युद्ध करते हैं तो वहां की सेना भी किसकी है? ब्रिटिश की है। अभी तो सारी सेना किसके हाथ में है? ब्रिटिश के हाथ में है। बस टोटल मिला के तो ये हो गया कि अंग्रेजों से युद्ध हो जाएगा। हम अपने संसाधन क्यों खराब करें आपके चक्कर में? उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। अब जिन्ना बहुत परेशान हुए कि इस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए, तो उन्होंने क्या बोला भारत से कि हमें आपसे बात करनी है, आप बात करने के लिए लाहौर आ जाइए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात से बौखला गए। जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ये तो चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, चले हम ही चले जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम क्यों जाएं, युद्ध उन्होंने किया, ठीक है, मिलना भी वो चाहते हैं, पहले तो हम बात ही क्यों करें, हमें बात ही नहीं करनी। और ऊपर से मिलने जाए भी तो हम कहां जाए? लाहौर जाए। यदि उसको बात करनी होगी तो वो दिल्ली में आए, क्योंकि वो नेहरू जी को नेहरू करके बात करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो उनसे 14 साल छोटे थे। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य भी रहा है। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे गांधी जी मर गए। यदि गांधी जी नहीं मरे होते, जो पंचायत राज डीपीएससी में है वो मेन में होता, ठीक है। और 2 साल बाद कौन मर गए? 50 में, दिसंबर 50 में सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गए मुंबई में। तो ये हमारे देश के 2 बड़े दुर्भाग्य थे। तो जब उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी और प्रधानमंत्री बनना तय किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। आप यथार्थ समझिए, यहां पे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। प्रधानमंत्री किसने बनना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन मना किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी को यह लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, अभी इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, यदि हम इनको बनाएंगे तो क्या होगा, 1-2 साल के बाद इनकी डेथ हो जानी है। तो अभी संक्रमण काल में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो 10 से 15 साल तक प्रधानमंत्री बन सके। इसी वजह से उन्होंने क्या काम किया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। फिर दूसरी बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू जो है विदेशी मामलों के बहुत बड़े जानकार थे। इस बात को वो माने नहीं। उस समय में क्या है, यह बात है 1 नवंबर की। 1 नवंबर की बात है। 1 नवंबर 1947। जवाहरलाल नेहरू की भी तबीयत खराब थी, बुखार था उनको, तो ये भी नहीं गए। लाहौर कौन गया? लॉर्ड माउंटबेटन। 1 नवंबर 1947 को लाहौर में जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की मीटिंग होती है। जिन्ना बोलते हैं कि हम इस प्लेबिसाइट को मानते ही नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन, आपके ना मानने से क्या होता है? राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए हैं, मैंने सिग्नेचर किए, हो गया प्लेबिसाइट, और क्या चाहिए? वो बोले कि नहीं, जूनागढ़ को देख लो, हमने भी तो प्लेबिसाइट करवाया था, जनरल संघ में होना चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या बोला, हम कब मना कर रहे हैं, इस बात पे नेहरू से मेरी बात हुई है, विचार चल रहा है, जब ये मामला शांतिपूर्ण हो जाएगा तो प्लेबिसाइट करवाएंगे। हम भी तो कह रहे हैं प्लेबिसाइट करवाएंगे, हमने कब मना किया प्लेबिसाइट नहीं करवाएंगे। 2 नवंबर 1947 को भारत में जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण में यह बोल दिया कि जम्मू एंड कश्मीर का फैसला हम प्लेबिसाइट से ही करवाएंगे। और यहीं से सब कुछ बदलना स्टार्ट हो गया। यही वो भाषण था जहां से प्लेबिसाइट की मांग उठनी स्टार्ट हुई। और आज भी इस मामले में प्रॉब्लम क्रिएट होती रही जब तक ये मामला नहीं सुधरा था। 2 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भाषण में यह बोल दिया कि हम जम्मू एंड कश्मीर का मसला कैसे सॉल्व करेंगे, प्लेबिसाइट से करेंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, जहां जनता कहेगी उसी में यह शामिल कर दिया जाएगा। अब ये 31 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू कहां चले गए? यूएन चले गए। उस समय में यूएन की बहुत ख्याति थी। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हो सकता है कि यूएन में चला जाऊं तो यह मामला सुधर जाए। जब यूएन में गए, यूएन में जाने पर यह युद्ध लगभग 1.25 साल चला है। 31 दिसंबर 1948 तक चला ये, और 31 दिसंबर 1947 को
जवाहरलाल नेहरू कहां चले गए? यूएन चले गए। यूएन में अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत के अपोजिट स्टैंड लिया और इस मामले से जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही दुख हुआ कि यार मैं जिस चीज के लिए गया था उसका तो उल्टा ही वो हो गया। लेकिन भारत ने एक बात बहुत अच्छी करी थी, जो वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी वह 6 के तहत कराई थी, 7 के तहत नहीं कराई थी। यदि आप एक्ट 6 के तहत कराते हो, उसका मानना यह है कि आप यूएन कोई भी फैसला करे, आप उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं हो। लेकिन आपने यदि रूल 7 के अकॉर्डिंग कराई होती तो जो फैसला वो लोग करेंगे उसको मानना आपका कंपलसरी होगा। ठीक है। जब 31 दिसंबर को वो गए तो भारत ने अपनी तरफ से पूरे प्रमाण रखे, क्योंकि जिन्ना ने ये मान लिया था, जब लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये मान लिया था कि भाई हमारे कुछ सैनिक भेष बदलकर कहां गए हुए हैं? आजाद कश्मीर सेना में गए हुए हैं और आजाद कश्मीर सेना में हमारे भी सैनिक हैं और हम ही ने ट्राइबल मुस्लिम को वहां भेजा है। ये सारी बातें उन्होंने मान ली थी। ठीक है। अब इसके बाद से यूएन ने क्या रिपोर्ट भेजी, यूएन का जो रिपोर्ट है वो कब आई और कैसे कैसे इसका इतिहास आगे बढ़ा, किस तरीके से एलओसी बनी, किस तरीके से कितना भाग भारत के पास है, कितना भाग जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के पास चला गया, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसकी लगभग 2 या 3 वीडियो में बनाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर 2019 में ये किस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग आराम से रहिए, घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।